हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है तांजानिया में एक स्मॉल विलेज है और तांजानिया कंट्री है कहाँ पे, अफ्रीका में। मांबा जो है सुबह जल्दी उठ जाती है पानी फैच करने के लिए। ठीक है, उसे बहुत लंबे रास्ते चलना पड़ता है और कुछ घंटों में वापस आना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी मम्मी की मदद करती है घर के कामों में, अपनी भाइयों को ज्वाइन करती है, उनकी अपनी गोट्स हैं उनकी देखभाल करती है। ठीक है, उसकी फैमिली जो है इट ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनकी जो फैमिली है उनकी एक छोटी सी ज़मीन है, रॉकी ज़मीन है उनके हट के, उनकी झोपड़ी के पास में। मांबा के जो फादर हैं ही कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। बहुत मेहनत करने के बाद भी मांबा के फादर जो हैं वो थोड़ी सी मेज़ और बीन्स उगा पाते हैं उस ज़मीन पर। ये इनफ नहीं होता उनकी पूरी फैमिली को फीड करने के लिए पूरे साल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पीटर की। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। अब आपको पता है कि हमें वुल कहाँ से मिलती है, हमें शीप से वुल मिलती है। अब यहाँ पे पीटर की बात हो रही है। पीटर शिप रेयरिंग रीजन में रहता है न्यूजीलैंड में और उसकी फैमिली का वुड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। ठीक है, हर दिन वो अपने स्कूल से वापस आता है। पीटर देखता है अपने अंकल को शीप्स की देखभाल करते हुए। उनका शीप यार्ड जो है वो बहुत ही वाइड ग्रासी प्लेन में सिचुएटेड है, हिल्स हैं वहाँ पर। ठीक है, इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वो जो पूरा इनका जो फील्ड है, ठीक है, वो बहुत ही, जो पूरा इनका यार्ड है बहुत ही अच्छे से साइंटिफिक वे में मैनेज है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। पीटर की फैमिली जो है वो वेजिटेबल भी उगाती है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स को फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं, ठीक है, अपने क्रॉप्स के लिए। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, उसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं होते, उसमें केमिकल यूज़ नहीं होते, उसमें सारी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, जैसे कि काउ डंक हो गया। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो यूज़ होती हैं, आर्टिफिशियल या केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं होता है। मांबा और पीटर जो है वो दो अलग पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के। ठीक है, एक रहता है न्यूजीलैंड में और एक रहती है अपनी अफ्रीका में। ठीक है, और वो उन दोनों की लाइफ बहुत ही अलग है। जैसे आपने देखा कि पीटर की लाइफ में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, मांबा की लाइफ में तो वाटर भी बहुत दूर से लाना पड़ता है। ठीक है, मांबा स्कूल नहीं जाती है, पीटर स्कूल जाता है। ठीक है, जहाँ मांबा रहती है वहाँ पर कोई भी मतलब मुश्किल से मेज़ और बीन्स उगते हैं, जबकि जहाँ पर पीटर रहता है वहाँ पे टॉल ग्रासेस हैं और बहुत तरह के क्रॉप्स वगैरह भी हैं। ठीक है, मांबा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड अ वेरी डिफरेंट लाइफ. The difference is because of the differences in quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं ना, वही मेन डिफरेंस क्रिएट करती हैं लोगों की लाइफ में। ठीक है, कि लोगों की लाइफ एक दूसरे से अलग कैसे होती है। सबसे पहले देखिए राइट हैंड साइड पर डू यू नो में देखिए 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। तो 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना वो 30% लैंड एरिया में एक्यूमुलेटेड है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड। और जो बचा हुआ 70% एरिया या तो बहुत ही कम उसमें पॉपुलेशन है या फिर वो अनहेबिटेटेड है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। चलिए अब लैंड के बारे में बात करते हैं। लैंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये सिर्फ 30% अर्थ का सरफेस कैरी करती है और एंड ऑल स्मॉल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और इसमें भी सारे पार्ट जो है लैंड के वो हैबिटेबल नहीं है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके 30% एरिया में रहती है। ठीक है, तो लैंड का भी जो एरिया है उसमें से भी 30% ही आपका ज़्यादा पॉपुलेटेड है। जो अनइवन, और ऐसा क्यों है, देखिए प्लेन्स पे लोग ज़्यादा रहते हैं, पहाड़ों पे कम रहते हैं, और जहाँ बहुत ही ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होती जाती है। ठीक है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। ठीक है, लैंड और क्लाइमेट की जो वेराइड कैरेक्टरिस्टिक है, इतना डिफरेंस भी इनकी वजह से आता है। जो द topography, steep slopes of mountain, low-lying area susceptible to water logging, desert area, thick forested area, anomaly sparsely populated और uninhabited. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो देखिए बहुत रफ टोपोग्राफी होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, बहुत लो लाइंग एरिया होते हैं जहाँ पे फ्लड बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, या जो डेजर्ट एरिया होते हैं जहाँ गर्मी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ही थिक फॉरेस्ट होते हैं, या फिर बहुत ही
कम, ये ऐसी जगह होती हैं जो बहुत ही कम पॉपुलेटेड होती हैं क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज रहने के लिए बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। प्लेन्स और रिवर वैली जो हैं वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती हैं रहने के लिए क्योंकि यहाँ पे दिक्कत बहुत कम होती है, ठीक है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो माउंटेन्स हैं वो इतने इनहेबिटेड नहीं है, वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। बट जो प्लेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं क्योंकि रिवर वैली वगैरह हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छे से होता है, ठीक है। नाउ लैंड यूज़, लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर। देखिए लैंड जो है बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, हाउस बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, इन सब के काम आता है, ठीक है। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। जब हम जिस तरीके से हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं लैंड यूज़, ठीक है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज वहाँ की टोपोग्राफी, जो लैंड का हम यूज़ डिटरमाइन करते हैं फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू। कैसे करते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कौन से अवेलेबल हैं, वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे वहाँ कितनी पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ज़मीन ज़्यादा घिरती चली जाएगी और आपकी अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो ज़मीन कम होती चली जाएगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी हम उतना ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं गिवन द पीस ऑफ लैंड। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि लैंड किसका है, जैसे प्राइवेट लैंड जो होता है वो लोगों का होता है जो खरीदते हैं, लेकिन पब्लिक लैंड जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, कम्युनिटी लैंड। Private land is owned by individual, whereas community land is owned by the community for common use like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herb. These community lands are also known as common property resources. क्योंकि यहाँ पे सबका अधिकार होता है, आप ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं जाओगे मैं जाऊँगी। कॉमन प्रॉपर्टी आप प्राइवेट लैंड पे के लिए कह सकते हो, लेकिन आप कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या कॉमन लैंड के लिए जो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कॉमन लैंड पे ग्रो करती हैं आप उसके लिए ये नहीं कह सकते हैं। आप किसी को वहाँ बैठने से नहीं रोक सकते हैं, वहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। देखिए लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन जितना लैंड है हम लैंड को तो नहीं बढ़ा सकते ना, हम इस लैंड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बस इस लैंड को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लैंड की क्वालिटी होती है वो हर जगह अलग अलग होती है, गिवन कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ रेनफॉल कैसी होती है, वहाँ टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। People started encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in urban area and to expand the agricultural land in rural areas. Today the vast changes in land use pattern also reflect the cultural changes in the society. Land जो ये changes हुए हैं ना, जैसे शहर में बड़े बड़े आपके घर बन जाना, सोसाइटीज़ बन जाना, इससे हमारे कल्चरल चेंजेस भी हुए हैं सोसाइटी में। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अब देखिए क्या होता है कि ज़्यादा लैंड जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इरोजन, डिग्रेडेशन, देखिए किसी भी जगह पे आप कंक्रीट डाल देंगे लैंड पे तो लैंड की प्रोडक्टिविटी चली जाएगी, है ना। तो इससे क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। ओके, नाउ चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम। देखिए पहला फर्स्ट वो देखिए वहाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है, लोगों की छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, ठीक है, वो कैटल, एक आदमी है वो अपनी कैटल्स लेके जा रहा है, ठीक है। सेकंड में देखिए थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, कच्चा हाउस से पक्का हाउस बन गए। पिछली वाली फ़ोटो में रेलवे लाइंस नहीं थी, वो सॉरी ये इलेक्ट्रिसिटी लाइंस नहीं थी, ये डल गई, ठीक है। थर्ड में देखिए और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया तो कंक्रीट के घर बन गए। अब लोग पैदल नहीं चल रहे हैं, ट्रैक्टर भी जाने दीजिए, अब गाड़ियाँ आ गई, स्कूल बसेस आ गई। और फोर्थ में देखिए यहाँ तो बहुत ही बुरी तरीके से डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ पे तो अब आपको ना फील्ड्स दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है, ठीक है, एक पार्क है और बाकी सारी ये बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो ऐसे हमारा लैंड यूज़ चेंज हो रहा है टाइम के साथ। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हम अपनी लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जो ये इतनी पॉपुलेशन ग्रो हो गई है ना, इसकी वजह से जो डिमांड ग्रो हो रही है इसने लैंड को बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड वी हैव अ फियर कि हम ये जो लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स है ना इसे हम खो देंगे, हम एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, ठीक है, हम खाएंगे क्या। देयरफॉर
प्रेजेंट जैसा जिस हिसाब से इस वक्त प्रेजेंटली लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ये चेक होना चाहिए। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़मीन पे पेड़ उगाना, अफॉरेस्टेशन होना चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन होना चाहिए, ठीक है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, देखिए जो केमिकल पेस्टिसाइड है ना, ये शुरू में जब आप स्प्रे करते हैं तो ये बहुत काम आते हैं, ठीक है, आपकी क्रॉप को बचाते हैं, बट लॉन्ग रन में ये क्या करते हैं, ये लैंड को डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन ये इनका जो यूज़ है वो बहुत चेक करना चाहिए कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ हो, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग क्या होती है, जो कैटल्स वगैरह होती हैं ना, ये ओवर ग्रेज कर देती हैं। अब चीज़ों को क्या होता है कि ग्रास वगैरह उगने में फिर से टाइम लगता है और बाय द टाइम लैंड डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। राइट हैंड साइड पे वेदरिंग देखिए, वेदरिंग वर्ड दिया हुआ है। वेदरिंग का मतलब होता है द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फॉरेस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। जब आपका जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेकअप होती हैं और डिके हो जाती हैं, ठीक है, किस रीज़न से, टेम्परेचर चेंजेस से, फॉस मतलब कि आपकी सर्दी के एक्शन से, बर्फ़ के एक्शन से, प्लांट्स की वजह से, ह्यूमन या फिर एनिमल एक्टिविटी की वजह से। अब सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, जो थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस की जो अर्थ को कवर कर रही है उसे हम कहते हैं सॉइल। ये क्लोजली लिंक्ड है ज़मीन के साथ, लैंड के साथ। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, देखिए अलग तरह के लैंड फॉर्म में अलग तरह का सॉइल होता है। जैसे आपके डेक्कन प्लेटू में क्या होता है, ब्लैक सॉइल हो गया। आपके हिमालयाज़ के आसपास जो है हिमालयन फुटहिल्स में एलुवियल सॉइल है, ठीक है। सो सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। वेदर्ड रॉक्स क्या होती हैं, ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया था। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये सब होता कैसे, ये सब होता है आपकी वेदरिंग के प्रोसेस से जो आपका ये सॉइल बनता है। और सॉइल में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल्स होते हैं और वेदर्ड रॉक्स होते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल फर्टाइल कैसे बनता है, राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, ठीक है। लैंडस्लाइड पढ़ते हैं कि लैंडस्लाइड क्या होते हैं। देखिए लैंडस्लाइड को अगर हम सिंपली डिफाइन करें ना, तो लैंडस्लाइड मास मूवमेंट होते हैं रॉक का, डेब्रिस का और अर्थ डाउन अ स्लोप। एक स्लोप के नीचे से ऊपर से ना क्या होता है कि रॉक और डेब्रिस बहुत स्पीड से आता है, उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनो। और ये मोस्टली तब आते हैं जब अर्थक्वेक आता है या फिर फ्लड्स आते हैं या फिर वॉल्केनो बर्स्ट होता है, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल, जब रेनफॉल आपकी बहुत टाइम के लिए होती है ना, तब भी हैवी लैंडस्लाइड्स आती हैं, स्पेशली माउंटेन रीजन में, और ये ब्लॉक कर देती हैं रिवर्स के फ्लो को थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। अब क्या होता है, देखिए अब उसने पानी रोक दिया है लैंडस्लाइड की वजह से, जो भी आपका डेब्रिस आके गिरा है। अब क्या होगा, वो एकदम से जब बर्स्ट होगा ना प्रेशर की वजह से, तो जो नीचे आसपास नदी के आसपास जो सेटलमेंट होता है ना, उनमें बहुत नुकसान होता है, ठीक है। हिली टेरेन में लैंडस्लाइड बहुत ही मेजर होती हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं, ठीक है। कभी कभी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ओके। और ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है आपके हिली एरियाज़ का, क्या, लैंडस्लाइड। एक केस स्टडी पढ़ते हैं। एक बहुत ही मैसिव लैंडस्लाइड हुई थी पंगाई विलेज नियर रेकोंग पोए इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और कम से कम इसने 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22 को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग ऑफ पांगी रिवर। और ये लैंडस्लाइड क्यों आई थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसने पांगाई रिवर को में इंटेंसली ब्लास्टिंग करी थी, ठीक है। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेज। नाउ द पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वेकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। फिर पांगाई विलेज को जो है कम्प्लीटली वेकेट कर दिया गया था, जिससे और जाने ना जाएँ, ठीक है। नाउ मिटिगेशन मैकेनिज्म कि हम कैसे ये जो लॉस होते हैं लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से, इसे कैसे कम कर सकते हैं। एडवांसमेंट इन द साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो आप देखिए हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया। पहले तो एक मैपिंग कर लीजिए जहाँ पे लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा आती हैं वहाँ पर, ठीक है।
और वहाँ पर अवॉइड किया जाए कि यहाँ पे सेटलमेंट्स ना हों, ठीक है। एक रिटेंशन वॉल बनाई जाए जिससे लैंड पे सीधे स्लिप ना हो। देखिए जैसे यहाँ पे माउंटेन्स के नीचे, ये स्लोपी एरिया के नीचे एक रिटेंशन वॉल बनाई गई है, ठीक है। वेजिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए स्लोप पे। इससे क्या होता है कि जितना भी मतलब बहुत जो ऊपर से रॉक डेब्रिस आएगा या कोई भी डेब्रिस आएगा ना, तो प्लांट जो है अपनी रूट्स के थ्रू वो फर्म रहते हैं, तो वो पकड़ लेंगे, ठीक है। Now the surface drainage control work to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows. Okay. Now यहाँ पे देखिए सॉइल प्रोफाइल देखिए, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, इसके जूतों के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है पेरेंट रॉक, ठीक है। पेरेंट रॉक से बनता है आपका वेदर्ड रॉक मटेरियल, ठीक है। वेदर्ड रॉक मटेरियल से बनता है आपका सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और सबसे ऊपर है आपका टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ये आपकी सॉइल प्रोफाइल है। राइट साइड पे डू यू नो में देखिए, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। बहुत साल लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं जिसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ द, जो मेजर फैक्टर होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो होते हैं कि पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है और वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे हैं। दूसरे फैक्टर्स होते हैं वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ऑर्गेनिक मैटर का रोल कैसा है, और टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कितना टाइम लगा है सॉइल को फॉर्म करने में, ठीक है। और ये सब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे सॉइल देखिए, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहले पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो है वो डिटरमाइन करता है सॉइल का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, मिनरल कौन से होंगे, कंटेंट क्या होंगे, परमिएबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। सेकंड है आपका क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट डिटरमाइन करता है टेम्परेचर। क्लाइमेट को जो अफेक्ट करता है सॉइल को वो होता है बेसिकली टेम्परेचर, रेनफॉल का इन्फ्लुएंस, वेदरिंग किस रेट से हो रही है, और ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। टाइम, जितना टाइम लेगा उस हिसाब से उसकी सॉइल फॉर्म करने में उतनी ही उस हिसाब से उसकी थिकनेस होगी। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। अब लास्ट में जो है फिफ्थ है रिलीफ। एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। एल्टीट्यूड और स्लोप जो होते हैं जहाँ पे सॉइल फॉर्म होता है वो डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का एक्यूमुलेशन कैसा होगा, ठीक है। तो ये हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में हम बात करते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। देखिए सॉइल इरोजन और डिप्लीशन जो है ना वो मेजर थ्रेट हैं, मतलब सॉइल को बर्बाद करने में। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। नेचुरल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं लैंड डिग्रेडेशन में, और ह्यूमन तो है ही हैं, ठीक है। फैक्टर्स जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है वो होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग होना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ होना, रेन वॉश होना, मतलब कि आपका क्या कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो ह्यूमस जो है वो बरसात के पानी के साथ चला जाता है और फिर सॉइल जो है वो इतना फर्टाइल नहीं रहता। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ठीक है। ये सब फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल डिप्लीशन या सॉइल डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ ऐसे मेथड जिसकी वजह से हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं वो नीचे दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मल्चिंग है, ठीक है। मल्चिंग में क्या होता है, जो बेयर ग्राउंड होता है ना बिटवीन प्लांट्स के बीच का जो बिल्कुल बेयर ग्राउंड होता है उसे क्या करते हैं, कवर कर दिया जाता है एक थिक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे स्ट्रॉ, ठीक है। ये हेल्प करती है सॉइल के मॉइस्चर रिटेंशन में। जैसे आपने देखा है कि धूप पड़ती है तो क्या होता है कि सॉइल वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, सॉइल से वाटर इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि वो कवर्ड है ऑर्गेनिक मैटर से। दूसरे आते हैं काउंटर बैरियर्स, ठीक है। काउंटर बैरियर्स होते हैं कि स्टोन, ग्रास, सॉइल, इन सब का यूज़ करा जाता है बैरियर्स बिल्ड करने में काउंटर के आसपास। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। ट्रेंचेस बने होते हैं बैरियर के सामने वाटर कलेक्ट करने के लिए। नाउ रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक्स को पाइल कर दिया जाता है कि पानी का फ्लो स्लो करने में। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल इरोजन। इसकी वजह से क्या होता है, गलीज और सॉइल इरोजन क्या कहते हैं, प्रिवेंट कर दिया जाता है। नाउ कम्स टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कैसे होती है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग होती है
कि क्या कहते हैं, ये जो फ्लैट स्लोप्स होते हैं इस पे ये टेरेसेस बना देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जब पानी गिरेगा ना तो हल्का 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 हर जगह क्या होगा कि वो एकदम फ्लो के साथ नहीं गिरेगा, रुक जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो ब्रॉड फ्लैट, और इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल जो है वो रश डाउन नहीं होगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप सो दैट flat surfaces are available to grow crop. They reduce surface runoff and soil erosion. Intercropping, अलग अलग तरह की क्रॉप जो है वो ऑल्टरनेट रोज़ में उगाई जाए, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, जिसकी वजह से मतलब अगर ऐसा होगा तो जब बारिश आएगी तो सारा जो ह्यूमस है वो निकल के चला नहीं जाएगा, ठीक है। काउंटर प्लोइंग का मतलब क्या होता है? काउंटर प्लोइंग का मतलब होता है flowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope, ठीक है। क्या कहते हैं, हिल पे ये बैरियर्स बना देते हैं जिससे सारा जो आपका पानी है, जो आपका रेनफॉल का पानी है, वो आपके सॉइल को लेके नीचे ना चला जाए। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, काउंटर प्लोइंग। यहाँ पे देखिए ये काउंटर प्लोइंग दिखा रखी है, ऑल्दो ये बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हिल के पैरेलल में जो है काउंटर्स बना दिए जाते हैं और ये एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। नाउ शेल्टर बेल्ट्स, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए फिगर 2.7 में शेल्टर बेल्ट्स दिखाई हुई हैं। कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन्स में ना ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं विंड मूवमेंट को चेक करने के लिए, जिससे वो सॉइल को अपने साथ उड़ा के ना ले जाएं, टू सॉइल टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। ओके, नाउ एक्टिविटी, ये देखिए एक सिंपल सी एक्टिविटी है, तो ये तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये जो लेक्चर है, ये चैप्टर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगला पार्ट जो है पार्ट बी होगा, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और सॉरी ट्रेन वगैरह की आवाज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।